या इट्स माय सेकेंड क्लास। अगर देखा जाए तो थर्ड क्लास है, लेकिन लेक्चर को टॉपिक वाइज अगर लेक्चर को देखा जाएगा तो ये मेरा सेकेंड क्लास है। कल की क्लास में हमने आई हैव गॉन, आई हैव डिस्कस्ड विद नावेल, ओरिजिन ऑफ नावेल, स्पेशली फोर व्हील्स ऑफ द नावेल। अगर आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने फोर व्हील्स ऑफ द नावेल को लेकर के बात रखी थी। आज मैं ज्यादातर आपके सामने लाइव होऊंगा एंड आई विल इंटरेक्ट विद यू। आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द नॉवेल। जो नॉवेल का नेचर है, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवेल, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट, व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू नोट डाउन। और इसके अलावा आपको ये समझना है कि जितनी भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस पे मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा। एक फाइल आज ही मैं भेजूंगा और एक फाइल कल मैं भेजूंगा। तो व्हाट आर द लेक्चर आई डिलीवर, अगर आप लेक्चर को केवल सुन लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो आफ्टर गेटिंग दैट पीडीएफ फाइल यू विल बी एबल टू लिंक द होल थिंग, द होल लेक्चर यू विल बी एबल टू कवर। इफ यू फाइंड दैट कि here I am only live, not using any whiteboard, not using any kind of thing which you can say कि स्मार्ट क्लासरूम, तो स्मार्ट क्लासरूम मीन्स देर इज नो डिजिटल व्हाइट बोर्ड या देर इज नो व्हाइट बोर्ड एट ऑल वेयर देर इज अ मार्कर, वेयर देर इज अ टीचर स्टैंडिंग यूजिंग मार्कर, ऑल दिस थिंग दैट डजंट मैटर। वो चीजें ठीक अपनी जगह है। बट बीइंग अ मेच्योर स्टूडेंट, whenever you become the part of university, जब भी आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनते हैं, तो इन आर यूनिवर्सिटी, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, those who have those who have attended class in our university, especially in University of Allahabad, they know it very well कि professors only they come, they deliver lecture, they don't use any marker, they don't use anything that is digital boards or something। तो वहां पे ऐसा होता है। तो मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ, आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा तुरंत पीडीएफ फाइल भी, लेकिन मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके, मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके, जहां पे राइटर्स का नाम, नॉवेल का नाम आएगा, आई विल जस्ट शेयर विद यू माई स्क्रीन। I will write, and whatever I write on my screen, you're sharing my screen, you have to note down it. If I say these are the significant points, if I say these are the important points, you have to go with these things. तो एक चीज आपको समझना है कि जब आप नावल की बात करते हैं तो नावल के साथ साथ एक चीज और जुड़ा है, दैट इज ड्रामा। अब आप कहेंगे सर बात नावल की हो रही, ड्रामा क्यों लाया जा रहा है? ड्रामा को यहाँ पे इसलिए यूज किया जा रहा है कि नावल और ड्रामा दोनों हमारी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। इवन इन द नावल यू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइफ, व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ, व्हाट हैपेंस इन आवर सोसाइटी। जो हमारे समाज में घटित होता है, जो हमारी जिंदगी में घटित होता है, उसका जो आईना है या उसकी जो दूसरी शक्ल है, उसकी जो दूसरी सूरत तैयार की जाती है, वह नावलिस्ट और ड्रामेटिस्ट के द्वारा तैयार की जाती है। और हम उसको जो है देखते हैं कि कोरे कागज पर वो कैसे उसको शब्दों के माध्यम से उतारता है, वी फाइंड इट। लेकिन उतारने की कला अलग अलग है। यू विल कम टू नो कि जो ड्रामेटिस्ट है उसकी जो कला है वह अलग होती है और जो नॉवेलिस्ट है उसकी कला अलग होती है। मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है। इट्स माई हम्बल विकास। रिक्वेस्ट Yes, टू sir. ऑल ऑफ। विकास जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So what I want to say, what I want to tell you कि whenever you discuss about the novel, remember that कि you have to go with drama also, because in drama you find the reflection of life. In drama you find whatever occurs in our society. अगर शेक्सपियर का मैकबेथ प्ले है, मैकबेथ एक कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर या जो घटना मैकबेथ की जिंदगी में घटित हुई है, वह कैरेक्टर वैसी ही घटना नावल में भी आपको नजर आएगी। नावल किसी दूसरी प्लानेट पे नहीं लिखा जाता है। दुनिया की जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं सब इसी धरती पर लिखी जाती है। If anything is written on another planet, we don't know that language. This is why we call them as alien. इसीलिए हम उनको एलियन कहते हैं, because we don't know that language. We are not ऋतिक रोशन
कि क्रिस 3 का कोई गेम खेला जा रहा है, कोई मूवी बताई जा रही है और शमीम ऋतिक रोशन है और फिर पूरा लैंग्वेज पढ़ ले रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। बस आपको समझना है बहुत सिंपल सी भाषा में, नावल जिंदगी का अक्स है, ड्रामा जिंदगी का अक्स है। अक्स मीन्स रिफ्लेक्शन। नावल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, drama is the reflection of life. But the question is that how the life is reflected in drama and how the life is reflected in the novel. ड्रामा में जिंदगी को कैसे दिखाया जाता है, नावल में जिंदगी को कैसे सजाया जाता है। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ व्हाट, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ यू कैन से कि द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ टेलिंग। ड्रामा में जब भी कोई चीज दिखाई जाती है, जब भी कोई चीज बताई जाती है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? एक्शन का यूज करते हैं। जब कल मैंने जीआईसी का क्लास लिया था और मैं अरिस्टोटल पे बात कर रहा था, जीआईसी मीन्स मैं पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जो क्लास मैं रात में 9 बजे लेता हूँ। कल जब मैंने उससे बात किया था, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हाट अरिस्टोटल सेड, व्हाट द डिफिनेशन हैज बीन गिवन बाय अरिस्टोटल रिगार्डिंग ट्रेजेडी। ट्रेजिडी के लिए उन्होंने कहा था कि ट्रेजिडी में क्या होता है? एक्शन होता है, और वह एक्शन कैसा होता है? सीरियस एक्शन होता है, तब वह ट्रेजिडी बन जाती है। वहां पे उन्होंने नहीं कहा था कि इन ट्रेजिडी देयर इज नरेशन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें नावल को और ड्रामा के बीच के अंतर को समझना है, अगर हमें उसकी केमिस्ट्री को समझना है, अगर हमें उसके बीच के डिस्टिंक्शन को समझना है, तो दो वर्ड हमें फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट वर्ड इज एक्शन एंड सेकेंड वर्ड इज नरेशन। नाउ यू कैन नोट डाउन इट व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे अब आप, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ, यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज 2 पॉइंट्स। एक वर्ड मैंने आपको बताया, वह क्या आपको बताया कि एक्शन। एंड दिस एक्शन मीन्स कि जब भी आप एक्शन की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा। जब भी आप एक्शन की बात करते हैं तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा। दूसरा वर्ड मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया है? दैट इज नरेशन। जब आप नरेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? नॉवेल की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट नॉवेल। So I think कि you have to go with these two words. अगर आप इन दोनों शब्दों को लेकर के चलेंगे तो you will never forget what is the basic difference between novel and drama. Novel और ड्रामा में क्या अंतर है, आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। जो सेकेंड इम्पोर्टेंट टर्म है वह आपका नरेशन है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉवेल। So what I want to tell you ki remember that these are the two important words. Action is associated with drama. If there is no action, there is no drama, and narration is associated with novel. जो narration है वह किससे associated है? novel से associated है। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप बात करते हैं तो एक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन? एक्शन का मतलब कि व्हेन इवेंट्स आर परफॉर्म्ड। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन, देन रिमेंबर दैट कि एक्शन व्हाट, व्हेन events are performed, EVENTS, when events are performed. दिस इज एक्शन। जब एक्शन तभी होगा जब कोई भी घटना, घटना नावल में भी होती है, घटना ड्रामा में भी होती है, लेकिन जो है जो घटना ड्रामा में होती है उसको एक्शन कहा जाएगा, जो घटना नावल में दिखाई जाएगी वह नैरेटिव फॉर्म में होगा। इट मीन्स दैट जब एक्शन को जो है परफॉर्म किया जाता है, तभी जब किसी इवेंट को परफॉर्म किया जाता है तभी जाकर के वह चीज जो है क्या बनेगी? वह चीज एक्शन में तब्दील होगा। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि इन एक्शन व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इन एक्शन डूइंग एंड सीइंग। दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एक्शन तभी आपको समझ में आएगा जब आप इन दो वर्ड को समझेंगे, डूइंग एंड सीइंग। करके दिखाना, करके दिखाना, इसमें कि कोई भी चीज परफॉर्म की जाती है, दिखाई जाती है, उस चीज को करके दिखाया जाता है, सुनाया ही अकेले नहीं जाता है। बट इन द नॉवेल दैट पार्टिकुलर थिंग इज नैरेटेड, दैट पार्टिकुलर थिंग इज टोल्ड।
तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं बात करूं, मैं किसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट नरेशन, अगर मैं नरेशन की बात करूं, तो व्हाट इज नरेशन? आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड है, यह बहुत मायने रखता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, वेन एवर यू टेक दीज टू पॉइंट, always remember that the narration means the art of storytelling method, means how the story is going to be told, हाउ द इवेंट्स आर गोइंग टू बी नरेटेड। मैं स्क्रीन को एक तरह से मैं स्टॉप कर रहा हूँ और फिर मैं आपके पास ये लाइव हूँ कि मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इस पर बात करेंगे, यह बहुत बेसिक डिफरेंस है नावेल को लेकर के और ड्रामा को लेकर के। कितना भी मैं आपसे बात कर लूं कि ड्रामा इज लाइक दिस, नावेल इज लाइक दैट, बट इफ यू डोंट फाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स, व्हाट इज एक्शन, what is narration, and how you can जस्ट डिफाइन दीज टू वर्ड्स, तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। नॉवेल हमेशा नैरेटिव फॉर्म में होता है, और उस नैरेटिव फॉर्म में जिसमें वह बताई जाती है, उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? नैरेटोलॉजी कहा जाता है। अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम नैरेटोलॉजी कहते हैं। NARRATOLOGY, narratology. This narratology, you will come to know what this narratology means कि art of what? It's the art what? It's the art, या you can say कि art of science, या you can say कि a scientific approach to tell the story. A scientific approach to tell the story. Narratology refers to what? A branch of science in which it is told how the story is narrated. A branch of science in which it is told how the story is narrated. जब भी आप नैरेटोलॉजी की बात करेंगे, तो उस नैरेटोलॉजी में ये पार्टिकुलर चीज होता है कि कोई भी कहानी कैसे सुनाई जाती है, कोई भी कहानी कैसे बताई जाती है, वो जो कला है, जब आप उस कला को सीख करके, उस कला को समझ करके कोई बात करते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको नैरेटोलॉजी कहा जाता है। It means that to understand the difference between drama and the novel, first you should try to know that in drama there is action. ड्रामा में क्या है? एक्शन है। उसके बाद नॉवेल आता है, नॉवेल में क्या है? नॉवेल में नरेशन है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन? नरेशन मीन्स हाउ द स्टोरी इज नरेटेड, हाउ द स्टोरी इज टोल्ड। वो जो आर्ट है, जब उस आर्ट की बात होती है, उस कला की बात होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? नैरेटोलॉजी कहा जाता है। उसकी भी एक तरीका होता है सिखाने का, बताने का, समझाने का। तो नैरेटोलॉजी जो है, यह क्या है? यह एक आर्ट है इन विच वी कम टू नो हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, हाउ द स्टोरी इज प्रेजेंटेड। अब उसके बाद जो स्टोरी होगी, उस स्टोरी को बताने वाला कोई होगा, उस स्टोरी को बताने वाला कोई होगा। तो स्टोरी को बताने वाला कौन है? द क्वेश्चन इज दैट कि हु इज द टेलर ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी को बताने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नरेटर कहते हैं। अगेन आई एम शेयरिंग माई व्हाइट बोर्ड, यू विल कम टू नो कि जो स्टोरी को बताने वाला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नरेटर, NARRATOR।
यू विल कम टू नो जो नरेटर है, नरेटर कौन है? वन हु टेल्स द स्टोरी, वन हु टेल्स द स्टोरी। जो भी आदमी स्टोरी को सुनाता है उसको क्या कहा जाता है? नरेटर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नरेटर का डिफिनीशन आता है तो वन हु टेल्स द स्टोरी, तो क्या यह नरेटर एक ही फॉर्म में होगा? नहीं। अगर आपने याद होगा कि अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो जो पर्सनल प्रोनाउन है वह तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका मतलब जो नरेटर होगा वह फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकेंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। लेकिन ये चीज कहा जाता है कि नरेटर हमेशा थर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर नरेटर जो है फर्स्ट पर्सन है, इट्स नॉट अ गुड साइन। तो इस तरह की चीजों को लेकर के आपको समझने की कोशिश करना है कि डायरेक्ट अगर आप नावल पे बात करते हैं, चिनुआ चिबी का थिंग्स फॉल अपार्ट पे बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट या इफ यू टेक एनी अदर नावल वेदर दैट इज रिटन बाय इंडियन नॉवलिस्ट और एनी इंग्लिश जो मैन है, अगर उनके द्वारा लिखा गया है, एंड इफ यू डोंट नो द आर्ट ऑफ द नावल या द एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, नावल का एस्पेक्ट क्या है, उसकी ब्यूटी क्या है, नावल का ओरिजिन कैसे हुआ, तो अगर ये सारे शब्द वहां पर आएंगे तो बीच में आपको लेक्चर को समझने में प्रॉब्लम होगी। हमेशा किसी भी लिटरेरी फॉर्म को बताने से पहले यह जरूरी होता है, किसी नावल को डिस्कस करने से पहले, कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं। कल अगर याद होगा कि जब मैंने जीआईसी का लेक्चर डिलीवर किया था रात में 9 बजे, तो मैंने बताया था कि अरिस्टोटल ये कहते हैं कि ड्रामा के ये एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टर होता है, उसमें स्टोरी भी होती है, प्लॉट होता है, उसमें आपका कह सकते हैं कि ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट है, हाइमार्सिया है, ह्यूब्रिस है। ये मैं वहां की बात कर रहा हूँ, ये नावल की बात यहाँ पे नहीं। ऐसे ही जो नावल होता है उसके भी एस्पेक्ट होते हैं, जो एस्पेक्ट ड्रामा का होता है लगभग लगभग वही एस्पेक्ट नावल का होता है। बट दोनों में फर्क क्या है? व्हाट द डिफरेंस डू यू फाइंड? यू फाइंड द डिफरेंस कि जो नॉवेल है उसमें सारी चीज नरेट की जाती है, उसमें सारी चीज सुनाई जाती है, उसमें सारी चीज बताई जाती है, उसमें चीजों को परफॉर्म नहीं किया जाता है। अगर आपको याद होगा कि दो चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक बड़े क्रिटिक है जिनका नाम वेन सी बूथ है, और मेरी उससे पीएचडी भी रही है, वो बड़े क्रिटिक है फिक्शन पर। वेसी बूथ कहते हैं कि कोई चीज तभी अपील करेगी आदमी को जब उसमें दो चीजें होगी। अगेन आई एम शेयरिंग दैट पार्टिकुलर थिंग। वेसी बूथ ने कहा कि आदमी को कोई भी चीज तब अपील करती है जब उसमें दो चीजें होती, एक होता है टेलिंग और दूसरा होता है शोइंग। अगर जो है कोई ऐसा चीज है जो कि टेलिंग और शोइंग दोनों है, कोई चीज सुनाई भी जा रही है और सुनाने के साथ साथ उसको दिखाई भी जा रही है, तब वह बहुत अपील करती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस फैक्ट को किसने दिया हुआ है? वेन सी बूथ ने, WYANE, वेन सी बूथ। आज मैं इन पे अभी बात आगे करूंगा। अमेरिकन क्रिटिक है जिनकी मौत 2005 में होती है। इन्होंने दो खूबसूरत किताब लिखी है, एक का नाम द रेट्रिक ऑफ फिक्शन है और दूसरी किताब का नाम द कंपनी वी कीप है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आप ये बताइए कि एक जमाना था जब भारत में जो मूवी बनी थी वह मूवी कैसे थी? अगर किसी मूवी में कोई आवाज ना आए, अगर किसी मूवी में कोई आवाज ना आए, तो क्या आप आज के जमाने में मूवी देखना पसंद करेंगे? अगर मैं अपना माइक अभी म्यूट कर दूं, मेरी आवाज ना जाए, तब आप क्या करेंगे? कभी कभार इमरजेंसी कॉल आती है, मैं जब उस कॉल को अटेंड करता हूं तो तुरंत आपकी तरफ से रिस्पांस आता है कि नॉट गेटिंग योर वॉइस। इसका मतलब कि शमीम जो है उनका शोइंग भी होना चाहिए और टेलिंग भी होना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब रेडियो का जमाना था, तो क्या उस रेडियो के जमाने में दोनों चीज पॉसिबल थी? शोइंग और टेलिंग दोनों चीज पॉसिबल थी? नहीं। हमें याद है कि जब हम लोग छोटे से थे, बहुत छोटे, तो अगर रेडियो बजता था पूछते थे ये आवाज कहाँ से आती थी, तो उस समय बेवकूफ बनाया। आपके साथ भी ऐसा होगा, कहते थे इसमें आदमी को डाल दिया गया, आदमी इसके अंदर है। नो, नॉट एट ऑल। ये चीजें तो व्हाट 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 अपील्स, रेडियो क्यों आउट ऑफ मार्केट हुआ? थोड़ा सा ठीक है, रेडियो का रिनेशा आया, बिग एफएम तमाम चीजें आई, लोग उसके साथ फिर जुड़े,
लेकिन आज के समय जितना टाइम आपका टीवी पर, स्मार्टफोन पे पास होता है, मैं नहीं समझता कि कोई जल्दी बिग एफएम लगाता है या सुनता है। क्योंकि आपका बिलीव किसमें है कि यू आर इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 4G, जहां पर आप देखना पसंद करते हैं और सुनना पसंद करते हैं। यू फाइंड दीज टू थिंग्स। तो शोइंग और टेलिंग ये दोनों आर्ट होना चाहिए, और जब ये दोनों आर्ट होती है तब जाके परफेक्शन होता है। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि जब क्लास की बात होती है तो वहां पे जो मटेरियल, जिन लोगों ने बीएड किया होगा, वहां पे कहा जाता है कि आपको जो मटेरियल या एड्स जो यूज करने, ऑडियो विजुअल होना चाहिए। ऑडियो भी हो, विजुअल भी हो, मतलब उसमें आवाज भी रहे और वो दृश्यमान भी हो, दिखाई भी पड़े। तो नावल का जब कला आई, नावल जब आया, तो व्हाट आई वांट टू से, द सेम थिंग यू फाइंड देयर, द सेम थिंग यू फाइंड देयर। You will come to know कि the beauty of the novel is that कि in the novel things are told, especially things are narrated, things are told. But you will come to know कि somewhere you find what, somewhere in some scenes you find that things are going to be depicted. देखिए वर्ड को ध्यान में रखिएगा। डिपिक्शन का मतलब होता है चित्रित करना। और जो बड़े बड़े क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि द नॉवेल इज लाइक अ पेंटर, एज द पेंटर जस्ट you can say कि makes a picture and uses color to make it beautiful. In the same way, the novelist has what? The novelist has beautiful words. Taking those words, he colors our life. Life which is blank, in our life where there is sorrow, where there is some bitter experiences, some sweet experiences. These experiences, he just, you can say, ड्रा स्केच, और वहां पे आप अपने आप को देखते हैं। डेविड कॉपरफील्ड का दर्द किसी भी इंसान का दर्द हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेस्ट की जो प्रॉब्लम है किसी भी औरत की प्रॉब्लम हो सकती है। देन व्हाई डू यू रीड, वरना आप पढ़ते क्यों हैं। हार्डी दुनिया को छोड़ के चले गए। हार्डी इज इन हिज ग्रेव, but still you read Tess of the D Urba Wild, still you read Jude the Obscure। आप ये जरूर कह सकते हैं कि एलटी के कोर्स में है, मुझे जो है एलटी का टीचर बनना है, इस वजह से मजबूरी में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप मजबूरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब मिल गई है, वे इस प्रोफेशन में नहीं है। यू कैन जस्ट सी सम डॉक्टर्स, सम इंजीनियर। चेतन भगत का कोई हमारी दुनिया से सरोकार नहीं है, लेकिन चेतन भगत एक वेल नोन नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया 21st सेंचुरी के हैं। सो व्हाट आई वांट टू से कि आपका जो जिंदगी है वह कई प्लेटफॉर्म पे नजर आती है। अगर आज वह टीवी में नजर आ रही है, सीरियल में नजर आ रही है, सिनेमा में नजर आ रही है, तो यह 21st सेंचुरी, 20 सेंचुरी का भारत है, 20 सेंचुरी की दुनिया, 21st सेंचुरी की दुनिया है। लेकिन उसके पहले, when there was no टीवी, when there was no स्मार्टफोन, आपकी जिंदगी जो नजर आ रही थी, आपकी जिंदगी जिस तरह से सजाई गई, उसकी जो परतें उकेरी गई, वो कहाँ पे दर्ज की गई थी? लिटरेचर में दर्ज की गई थी। समटाइम्स इन द नॉवेल, समटाइम्स इन ड्रामा, समटाइम्स इन शॉर्ट स्टोरी, समटाइम्स इन प्रोज। अगर आप देखेंगे, इफ यू रीड द एसे दैट इज ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन अगर आप पढ़ते हैं तो ड्रीम चिल्ड्रन में क्या हो सकता है कि अगर राइटर अपनी दादी के बारे में, फील्ड के बारे में बात करता, अपनी बिलव्ड एलिस डब्ल्यू के बारे में बात करता है, अगर राइटर जो है टू इमेजिनेटिव चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, अपने यंगर ब्रदर जॉन के बारे में बात करता है, तो क्या ये हमारी फैमिली में नहीं होता है? वी फील दैट। तो नॉवेल एक अलग विधा है, ड्रामा एक अलग जानरा विधा है, और दोनों विधाओं में एक डिफरेंस है। वह डिफरेंस क्या है? वह डिफरेंस एक्शन का है, वह डिफरेंस नरेशन का है। मैं इतना बताने के बाद मैं केवल आपसे एक चीज सुनना चाहता हूँ कि ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप ट्रैक से बाहर जा रहे हैं? मेरी नजर में ये Not जरूरी at है all. डिस्कशन है। No, sir. No, sir. Not at all, sir. We are interested here.
So what I want to tell you ki whenever you go with the novel, whenever you go with the drama, you find some similarity. But if anyone asks you in interview ki what is the difference between the novel and drama, tell me only in one word, then what you can say, you have to say, not you can say, you have to say that in the novel there is narration and in drama there is action. Action means events are going to be performed, and in narration events are going to be told, events are going to be narrated. बाकी सब चीजें वहां पर होंगी। वहां पे जिंदगी की कहानी है जो दुख से सुख से भरी है, खट्टी है, मिट्टी है, बिटर है, स्वीट है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी दिखाया गया होगा, सारी चीजें। ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस हो सकता है, कॉमिक एक्सपीरियंसेस हो सकता है, लव, इमोशन, फीलिंग्स, जज्बात, जिंदगी की जितनी फलसफाएं हैं वो सारी चीजें हो सकती हैं, बट उनका प्रेजेंटेशन में ही डिफरेंस है। कैरेक्टर ड्रामा में भी है, कैरेक्टर नॉवेल में भी है, प्लॉट ड्रामा में भी है, प्लॉट नॉवेल में भी है। यू विल कम टू नो कि जो कन्वर्सेशन होता है दो कैरेक्टर्स के बीच में, समटाइम्स यू फाइंड इन द ड्रामा आल्सो एंड समटाइम्स यू फाइंड इन द नॉवेल आल्सो। खास करके ड्रामा में तो मैंडेटरी है, जिसको हम डायलॉग कहते हैं। डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉवेल, तो नॉवेल में कभी कभार एक पूरे 4-4, 5-5 पेज एक ही आदमी नरेट करता चला जाता, वह बताता चला जाता, एंड यू कम टू नो अबाउट दिस, अबाउट दैट, वो सारी की सारी चीजें। तो मैंने नॉवेल को लेकर के 3 बातें बताई है: नरेशन, नरेटोलॉजी, नरेटर। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नरेटर 3 तरह के: फर्स्ट पर्सन नरेटर, आई और वी, स्पेशली आई। सेकंड पर्सन नरेटर जो आप जानते हैं उसकी बात ही नहीं, थर्ड पर्सन। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरह के नरेटर को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो थर्ड पर्सन नरेटर को। the, in the world of academia, you will come to know the people believe that if you tell your story, it does not mean that your story should come with your own mouth, but you have to invent some character and prove that character. You have to present your experiences of life. ये चीजें वर्ल्ड एकेडेमिया में शेयर की जाती है कि आपको अपनी जिंदगी का दुख सुख अनुभव अपने मुंह से नहीं शेयर करना। अगर आप वहां आई वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब राइटर खुद अपने आप को वहां बता रहा है। तो नॉवेल ऑटोबायोग्राफी नहीं है। नॉवेल आपका जो है ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कोई पीस है जहां पे आई इन्वॉल्व हो या आप अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। इन द नॉवेल यू टेल अबाउट द होल सोसाइटी। So what should be there? There should be the invention of any character. That character may be real, that character may be an imaginary character, but what you have to do? You have to go with what? You have to go with third person narrator. थर्ड पर्सन नरेटर होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दूसरा चीज कि आखिर नावल को लेकर के और क्या क्या चीजें रही है। जो वर्ड नावल है, द वर्ड नावल केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला। ये हम सारे लोगों को पता है कि वर्ड नावल जो आता है ये कहाँ से आता है। इट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला, NOVELLA। जो नावल है यह इटालियन वर्ड नावेला से आया है और इसका मतलब क्या होता है? थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड, RECENTLY, recently originated. Second thing, if you go the word novella, things recently originated, then you remember that you have to know कि इसका मतलब क्या हुआ कि नावल जो है एक ऐसी विधा है जिसकी उत्पत्ति अभी हाल ही में हुई है। इसको लेकर के कल मैंने एक लेक्चर दिया था और मैंने बताया था कि स्पेशली इन इंग्लैंड you will come to know कि the novel originated in the 18th century, early 18th century। 18वीं शताब्दी के शुरू में नावल की उत्पत्ति हुई है। और मैंने एक क्रिटिक का नाम बताया था, इयान वैट। इयान वैट की एक किताब है द राइज ऑफ द नावल। वो सबको पता होना चाहिए कि इयान वैट ने ही ये कहा है कि द नावल ओरिजिनेटेड इन अर्ली 18th सेंचुरी। और उनकी उस किताब का क्या नाम है? उनकी उस किताब का
जो नाम है दैट इज आई जस्ट टोल्ड यू कि द राइज ऑफ द नॉवेल, वो 1957 में वो किताब आती है। मैं वो भी शेयर कर दे रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, definitely. ओके ओके। जस्ट राइटिंग वर्ड, जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ अ क्रिटिक, और उस क्रिटिक का क्या नाम, इयान वैट, IAN, इयान वैट, WATT। इयान वैट wrote a book, wrote a book, The Rise of the Novel, The Rise of the Novel, and this book came in 1957। ये किताब 1957 में आई है, ये सबको पता होना चाहिए। इस किताब में इयान वाइट एक कहते हैं कि द नावल ओरिजिनेटेड इन अर्ली 18th सेंचुरी। अगर एक क्वेश्चन आता है कि हु सेड द नावल ओरिजिनेटेड इन अर्ली 18th सेंचुरी, देन द क्रेडिट गोज टू इयान वाइट। क्रेडिट किसको जाता है? इयान वाइट को जाता है, जिन्होंने ये बात कही। उनकी किताब का क्या नाम है? द राइज ऑफ द नावल। तो उन्होंने इस किताब में ही कहा है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि ही रोट अ बुक, जिसमें उन्होंने कहा कि द नावल ओरिजिनेटेड द नावल ओरिजिनेटेड इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो what I want to say, what I want to tell you, if you go with these points, तो थोड़ा सा आपका लेक्चर और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उन सारी चीजों से आप वाकिफ हो जाएंगे जो कि अभी चीजें आपके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि बेहतर नहीं रही है। तो यू विल कम टू नो अबाउट दीज थिंग कि कैसे चीजों को लिंक किया जाए ओरिजिन ऑफ द नॉवेल से, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल से, और जो सम थिंग्स है, जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे चीजों को कैसे लिंक किया जाए। तो यू विल कम टू नो कि उससे आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। हियर आई वांट टू शेयर विद यू, या हियर आई वांट टू टेल यू कि वेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि नावल का ओरिजिन को लेकर के हम लोग बात करें कि नावल जो आया है वह किस टर्म से आया है? नावेला शब्द से आया हुआ है। नावेला जो है क्या है? इसके लिए कहा गया कि थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड। तो थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड का मतलब यही हुआ कि प्रोज पहले आ चुका था, ड्रामा पहले आ चुका था, पोइट्री पहले आ चुकी रही होगी, लेकिन नावल एक लिटरेरी जानरा के रूप में, एक विधा के रूप में अपनी एक अलग पहचान कब बनाता है? 18th सेंचुरी में बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीज नहीं पड़े हुए होंगे, इसके बीज पड़े थे। यू कैन जस्ट सी द सीड्स। कोई भी चीज अचानक नहीं आती है। एनीथिंग डजंट come suddenly, anything doesn't flourish suddenly, it comes gradually, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीजें आती है। और कैसे आता है? अगर मैं आपसे ये बात करूं कि जैसे अभी मुझे 9 बजे जब GIC का मैं क्लास लूंगा, तो उसमें मुझे कैंटरबरी टेल्स को लेकर के बात करनी है। आप मुझे बताइए कि जो कैंटरबरी टेल्स है, क्या उसमें खासकर जो प्रोलॉग है, क्या उसमें 31 कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं किया गया? उनका पहनावा, उठना बैठना, उनका जो तरीका है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है, जो स्टाइल है, ये सब चीजें, तो ये चीजें किसके द्वारा रही है? चौसर के द्वारा रही है। और कब रही हुई है? आप देखेंगे कि 14th सेंचुरी में रही है। और नावल कब आता है? 18th सेंचुरी में आता है। इसका मतलब जो आर्ट ऑफ नरेशन है, जो स्टोरी सुनाने की कला है, जो स्टोरी बताने की कला है, ऐसा नहीं कि वह सीधे नावल में ही आया। वह जो है पोइट्री के कुछ चीजों में रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग नैरेटिव पोयम। अगर आपको याद होगा, मैं दो चीजों का उदाहरण देना चाहूंगा। एक चीज है जैसे हम कहते हैं एपिक को लेकर के। एपिक के बारे में क्या कहा जाता है कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम इन वर्स। उसके साथ क्या जोड़ा गया है? पोयम इन वर्स। एक लंबी कहानी बताई जाती है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम। नैरेटिव पोयम, नैरेट किया जाता है। नैरेट का मतलब जिसमें स्टोरी बताई गई हो। बैलेट की क्या डिफिनेशन है?
Ballad is a short poem in which we find a story. Ballad is a short poem या any poem in which there is a tale, उसमें भी स्टोरी होती है। तो एपिक में कहानी लंबी होती है, बैलड में कहानी छोटी होती है, लेकिन कहानी होती है। लेकिन वो कहानी किसमें होती है? वर्ष में होती है, कविता के रूप में होती है। लेकिन नॉवेल में जो चीजें होती हैं वहां कहानी होती है, लेकिन किसमें होती है? प्रोज में होती है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि बाद में तो जो आया कुछ नॉवेल जो है पोइट्री में भी लिखा गया। अब आप कहेंगे सर कौन सा लिखा गया है? विक्रम सेठ का द सुटेबल बॉय। द सुटेबल बॉय जो विक्रम सेठ बड़े राइटर है, नाउ ही इज अलाइव, ही इज आई थिंक अभी उनकी मौत नहीं हुई है। विक्रम सेठ का द सुटेबल बॉय जो है यह पूरा का पूरा पोइट्री में लिखा गया है। और अभी वो द सुटेबल गर्ल लिख रहे हैं, अब आई कि नहीं आई आई डोंट नो, लेकिन बट ही इज राइटिंग। और उनके लिए करोड़ों रुपया जो है पब्लिशर ने उनको दिया कि नाउ यू हैव टू राइट द नॉवेल द सुटेबल गर्ल। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि क्या नावल अचानक 18वीं शताब्दी में आ गया, या उसकी शक्ल बदली बदली सी थी और हमें वह किस रूप में देखने को मिलती है? तो नावल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उसमें कहानी सुनाई जाती है। तो कहानी और कहाँ कहाँ सुनाई गई, ये हमें माइंड में रहना चाहिए। कहानी किसमें सुनाई गई है? एपिक में सुनाई गई है। कहानी किसमें सुनाई गई है? बैलड में कहानी सुनाई गई है। कहानी और किन जगहों पर सुनाई गई? कहानी कुछ और जगहों पर भी सुनाई गई है। सो रिमेंबर दैट व्हेन द स्टोरी इज टोल्ड, when the story is narrated, when the story is presented, then we have to we have to link that story कि how these stories helped in the origin of the novel। क्या आपको नहीं ये एहसास है कि जब आप पैराडाइज लास्ट पढ़ते हैं उसमें सेटन की, उसमें गॉड की, उसमें बिल्जबब की, उसमें एडम की, उसमें ईव की, उसमें इवेनली सब्जेक्ट मैटर, अर्थली सब्जेक्ट मैटर, प्रॉफिट मॉजेस का, तमाम लोगों का जिक्र किया गया है। वी कम टू नो अबाउट इट, वी कम टू नो अबाउट इट। फिर उसके बाद जो है हमें ये भी पता चलता है कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्क रहे हैं, जैसे जॉन बनियान का पिलग्रिम्स टू प्रोग्रेस, जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, थॉमस मैलोरी का मार्टे डी आर्थर, सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर फिलिप सिडनी का आर्केडिया, थॉमस लाज का रोजालिन, जॉन लाइली का यूफ्यूज। ये जितना मैं नाम ले रहा हूँ ये सब मैंने एक जगह नोट किया, मैं आपको ये मैटर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि नावल से पहले उसकी शक्ल क्या थी, क्या क्या चीजें रही है। सर्वाइंटिस का डॉन क्विक्सोर, अगर आपको याद होगा वहां पर, तो यू फाइंड नरेशन इन दीज वर्क, जहां पर आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना, जहां पे ये सब चीजें हमें समझने की कोशिश करना। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, तो जो नावल 18वीं शताब्दी में आया उसकी शक्ल, उसका रूप कुछ बदला सा होगा, लेकिन उसकी जो नींव थी या उसके जो बीज थे इन लोगों के द्वारा डाले गए थे। फिर उसकी फसल जाकर के हम कब काटते हैं? 18वीं शताब्दी में काटते हैं। तब हम किसके बारे में बात करते हैं? फोर व्हील्स ऑफ द नावल के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट डैनियल डिफो, वी टॉक अबाउट हेनरी फील्डिंग, वी टॉक अबाउट सैमुअल रिचर्डसन, वी टॉक अबाउट लॉरेंस स्टर्न, वी टॉक अबाउट टोबियस स्मॉलेट। उन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा समय आपको दूंगा, अगर जो अभी तक बातें हुई है, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। किसी को अगर कोई डाउट हो या कोई चीज ऐसा चल रहा हो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी विनोद जी। हाँ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे आप लेक्चर देते हैं ना, थोड़ा सा अगर पीडीएफ हमारे पहले मिल जाए तो हम थोड़ा सा उसमें ऑब्जर्व कर लें, और उसके बाद लेक्चर होता है आपको तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप जैसे सुटेबल समझे सर। ठीक है, ये चीजें आपका कहना थोड़ा सा सही है, लेकिन एक्चुअली में जो पीडीएफ है उस पार्टिकुलर पीडीएफ में हम कोई भी जो भी क्लास लेते हैं उस क्लास में, जैसे इसके पहले भी मैंने नावल पढ़ाया है, इसके पहले भी मेरा लेक्चर जो है यूट्यूब पर नावल को लेकर के अवेलेबल रहा है। लेकिन हर क्लास में आप ये देखेंगे, मैं नहीं, कोई भी प्रोफेसर जो उस टॉपिक को दोबारा लेता है तो उसमें कुछ ना कुछ शाइनिंग आती है, उसमें कुछ ना कुछ वो नई चीजें जरूर जोड़ता है, क्योंकि वो जो है हो सकता है कुछ और चीजें पढ़ा हो, कुछ और चीजें उसमें ऐड किया हो। तो मैं चीजों को ठीक है आपसे शेयर कर सकता हूँ,
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जो मुझे लेक्चर के बाद दिमाग में आता, तो मैं उस नोट्स में जोड़ देता हूँ, तो या उसके पहले कुछ चीजें उसमें जोड़ी गई है, कुछ और चीजें आती हैं, तो उसको ऐड करने के बाद जो परफेक्शन होता है, मुझे लगता है कि वो लेक्चर के बाद ही होता है, या उसमें मैं कर सकता हूँ, या तो मैं उसको पार्ट में कर सकता हूँ कि जो मेरे पास है वो मैं भेज दूं, फिर मैं आपको बाद में कुछ नई चीजें अगर मिलती है तो उससे मैं कर सकता हूँ। सजेशन आपका सही है, बिल्कुल सही है कि भाई गेट नोट्स एक बार मैं पढ़ लूंगा तो मुझे शायद आसानी होगी चीजों को लिंक करने में। वैसे जो है जस्ट जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूं पहले। ठीक है, अच्छा, इट्स अ हाँ सर, ब्यूटीफुल थोड़ा सा सजेशन। जो वर्ड्स है ओके, ना थैंक सर, यू सर। थोड़े वर्ड्स हैं तो उनको थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा इस तरह से, या आप आफ्टर लेक्चर दे दें तब भी ठीक रहेगा। ठीक, ठीक, ओके, ओके। हम्म। एनी अदर क्वेरी और एनी अदर सजेशन? सर नॉट? सर या, वी या, कैन, द नॉवल इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ ड्रामा। नावल इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ ड्रामा, नॉट हैविंग गेटिंग नो यू। एक्शन। या इन नॉवेल देर इज नो एक्शन, बट अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि अगर कोई नॉवेल का कोई पार्ट लेकर के परफॉर्म करता है तो वह हिस्सा जो है फिर क्या हो जाएगा, एक्शन में तब्दील हो जाएगा। वी कैन नॉट सो द नॉवल इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ ड्रामा। Not getting your voice ki if passive form, what do you want to say, that particular exact word not getting, if you can पैसिव just मतलब send me हैविंग नो एक्शन। पैसिव मीन्स आई वांट टू से हैविंग नो एक्शन, yeah, because the drama having is no full of action. yeah, in drama there is action, but when you talk about the novel, in the novel there is no action, but there is the event, but that event is not in the form of action, that event is in the form of narration, that अच्छा event सर, is in the form of जैसे narration. Yeah, ओके ओके सर। सर व्हाट इज द there डिफरेंस is no action. बिटवीन ड्रामा एंड प्ले? When you talk about कि drama and play, there is no difference. एम एच अब्राम्स कहते हैं कि play is an alternative form या alternative name of drama। एक वर्ड यूज किया जाता है कि जो play है वह ड्रामा का अल्टरनेटिव नेम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो प्ले है ये वर्ब है। जब जो है ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है तब हम उसको प्ले वर्ड बोलते हैं। ट्राई प्ले टू कहते हैं, अंडरस्टैंड। अच्छा अच्छा, कभी, मतलब हाँ, वर्ब, वो तभी वर्ब बन जाता कभी है, ठीक कभी ठीक। भी वो वर्ब बन जाता है। कभी ये चीज नहीं होता है कि ये कोई कहेगा ड्रामा परफॉर्म हो रहा है। इफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म देन वी प्ले हैव टू से परफॉर्म, दैट द हाँ। प्ले इज, प्ले परफॉर्म हो रहा है। प्ले का मतलब वहां वर्ब एक्शन वो शो करता है और कुछ नहीं है वो ड्रामा। ड्रामा का मतलब कि द पर्टिकुलर बुक विच यू हैव टेकन इट इज इन रिटन फॉर्म रीडिंग यू। लेकिन जब भी उसको परफॉर्म किया जाएगा तो एक मेरे यहाँ एक प्ले परफॉर्म किया गया ना कि एक ड्रामा परफॉर्म किया ओके ओके सर। सर इफ यू गया। परमिट आई कैन। सर जैसे या इसको हम कहते हैं, जैसे राइट करने वाले को राइटर कहते हैं हम। या जैसे कुछ चीज राइट करता है तो ओ, अब एक होता है प्ले राइट, मतलब राइट या वर्ड तो ये है ना, प्ले राइट। तो हम उसको या प्ले प्ले पीएल। राइटर क्यों नहीं कहते? देखिए ये तो जो है जो ग्रामर के लोग होंगे वही बता पाएंगे, और उसके लिए आपको केडी सर से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा और मैं आपको भेज दूंगा कि क्यों कहा जाता है, जो उसको लेकर के जो प्ले हाँ सर, राइट क्यों क्योंकि देखो कहा प्ले जाता है, राइटर, क्योंकि क्योंकि जी 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 सर। मैं आपको, हाँ, मैं आपको भेज दूंगा, उसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो दूसरी दिशा में मैं चला जाऊंगा और बातें होने लगेंगी, तो ठीक, इतना ओके, सारा कोई बात चीज नहीं है। सर, कोई। हाँ, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप नॉवेल को लेके बात करेंगे तो एक हम इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेके चल रहे हैं, दैट हाईली सिग्निफिकेंट। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन क्रिटिक्स को आपको लेना पड़ेगा इस पार्टिकुलर नॉवेल को समझने के लिए, नॉवेल को समझने के लिए। उनमें से एक मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को। जितना भी मैं स्क्रीन को शेयर करके नोट कराऊं, आप लोग उसको नोट जरूर करते चलिए। एक एक क्रिटिक है जिनका नाम है ई एम फॉस्टर। ई एम फॉस्टर, नॉवलिस्ट एंड थियरिस्ट।
wrote a book. ये फास्टर जो नॉवलिस्ट भी है, थियरिस्ट भी है और कब के हैं, 20th सेंचुरी के हैं. wrote a book aspects of the novel, ASPECTS, aspects of the novel. इनकी एक किताब है, वो क्या है, aspects of the novel. It came in 1927. aspects of the novel, यह किताब कब आती है, 1927 में आती है. इसमें उन्होंने बताया कि जो नॉवेल है उसके 7 एस्पेक्ट्स होते हैं. तो जो नॉवेल है उसके 7 एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहला एस्पेक्ट है द स्टोरी. दूसरा एस्पेक्ट है द पीपल. द स्टोरी, द पीपल. तीसरा एस्पेक्ट है प्लॉट. चौथा है प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी. पांचवा है पैटर्न. छठा है फैंटेसी. TA. फैंटेसी. सातवां है रिदम, RHYTHM. देखिए ये सातों एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन रहे हैं और उन्होंने क्या बताया हुआ है. देन यू विल कम टू नो कि देयर इज अ नॉवेलिस्ट, एक नॉवेलिस्ट भी है और थियरिस्ट भी है जिन्होंने एक किताब लिखा है और उनका क्या नाम है, E.M. फास्टर. E.M. फास्टर, इनका पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फास्टर. और जो एडवर्ड मॉर्गन फास्टर है, यू विल कम टू नो कि वेल नोन 20th सेंचुरी नॉवेलिस्ट एंड थियरिस्ट. इनका एक किताब है एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल. इनकी किताब का क्या नाम है, दैट इज द नेम ऑफ द बुक इज एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल. 1927 में आई है. इन्होंने नॉवेल के 7 एस्पेक्ट बताए हैं और उन 7 एस्पेक्ट में ठीक है आपको सब कुछ समझना है या थोड़ा बहुत आपको, चूंकि आपको इस पे PhD नहीं करना है कि उस पे भी पूरा सारी चीजों पे जाए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है द पीपल, जहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार पूछा गया है. ये जो द पीपल है ये कैसे इंपॉर्टेंट है, द पीपल क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे देन यू विल कम टू नो कि द पीपल जो है यहाँ पे बताता है कि द पीपल मीन्स कैरेक्टर. द पीपल मीन्स कैरेक्टर. और उन्होंने बताया कि कैरेक्टर 2 तरह के होते हैं. द पीपल रिफर्स टू व्हाट, द पीपल रिफर्स टू कैरेक्टर. ये नोट करने वाली चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा. उनकी नजर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. CHARACTERS. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. एक कैरेक्टर है राउंड, दूसरे कैरेक्टर है फ्लैट. राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर. जो राउंड कैरेक्टर है उसको उन्होंने कहा कि यह कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और यह एक तरह का साइकोलॉजिकली ये जो कैरेक्टर है इसमें बहुत सारा अप एंड डाउन देखने को मिलता है. राउंड कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि जब आप ड्रामा पढ़े या नावल पढ़े
तो उसमें जो कैरेक्टर होगा जैसे वो शुरू में नजर आ रहा है वैसे ड्रामा के अंत में भी नजर आएगा नहीं, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा और उस कैरेक्टर को समझना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम हैमलेट की बात करें, हैमलेट जो खुद कैरेक्टर है वह राउंड कैरेक्टर है, गर्ट्रू जो खुद कैरेक्टर है वह राउंड है, ओफिलिया भी राउंड है। आप कहेंगे अगर सब वहां पे राउंड नजर आ रहा है तो फ्लैट कौन है? फ्लैट कैरेक्टर होरेसियो है। क्यों? होरेसियो के लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, जैसा वह शुरू में है वैसे ही वह लास्ट में है, वह केवल अटेंडेंट का काम करता है। और किसके अटेंडेंट के रूप में काम करता है? यू विल कम टू नो कि हैमलेट के अटेंडेंट के रूप में काम करता है। तो हियर आई वुड लाइक टू डिफाइन कि एक तो हमें ये समझना है कि जो राउंड कैरेक्टर, सी से कैरेक्टर, जो राउंड कैरेक्टर है यह एक तरह से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। राउंड कैरेक्टर मीन्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। They are not easy to understand. They are not easy to understand. उनको समझना आसान नहीं होता है। They are not easy to understand. We find so many up and down in their nature. कोई भी आप ले सकते हैं तो आप इसमें देखेंगे। उसके बाद उन्होंने किसको डिफाइन किया? उसके बाद उन्होंने फ्लैट कैरेक्टर को डिफाइन किया। फ्लैट कैरेक्टर के लिए उन्होंने एक कहा, फ्लैट कैरेक्टर, सी से कैरेक्टर, दे आर सिंपल कैरेक्टर, दे आर सिंपल कैरेक्टर। They moved around a single idea. They move around a single idea. They move around a single idea. तो वो जो है कुछ ना कुछ सिंगल आइडिया के रूप में वो हमारे सामने नजर आते हैं। सिंगल आइडिया का मतलब वे शुरू से लेकर अंत तक एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती है, उनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, कैरेक्टर को लेकर के डिफाइन किया। किन्होंने डिफाइन किया है? ईएम फास्टर ने, कि जो कैरेक्टर हैं वो इस तरह से हैं और आप इनको ऐसे समझ सकते हैं। तो एज फार एज आई थिंक कि नाउ यू आर इन पोजीशन कि ईएम फास्टर का रोल नॉवेल को बताने में, उसको समझाने को लेकर के क्या था। एक तो उन्होंने आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल किताब लिखा जिसमें 7 आस्पेक्ट्स को लेकर के उन्होंने बात किया, और जिसमें मैंने आपसे क्या शेयर किया, उनका जो एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर को लेकर के मैंने बात किया। लेकिन जब ईएम फास्टर को एज अ नॉवलिस्ट आप देखते हैं, then you come to know कि he has written what? He has written uh, uh, पैसेज टू अ पैसेज टू इंडिया, एक बहुत ही खूबसूरत नावल है जिसमें कॉलोनियल सब्जेक्ट मैटर है, जो 1924 में पब्लिश होती है ब्रिटिश राज को लेकर के। और उस ब्रिटिश राज में इंडियन का जो हम भारतीय हैं उनका क्या अंग्रेजों के प्रति नजरिया है, उसको लेकर के बात होती है। एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा उनका एक नावल है माउरिस करके, एक नावल है MAURIC, उसमें उन्होंने एक नए सब्जेक्ट मैटर होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के बात किया हुआ है। तो जब भी आप वो ईएम फास्टर को बात करेंगे तो उनकी इन दो नावल पर भी आपको ध्यान में रखना है, अ पैसेज टू इंडिया और माउरिस, MAURIC। मैं दोनों मैं लिख दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ, और मैं इसको नोट्स के में भी शेयर करूंगा। उनका जो दो नावल है क्या है, एक तो
पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो ये कब आती है, 1924 में आई है। दूसरा उनका नावल है माउरिस। माउरिस का डेट मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, आपको ये देखना पड़ेगा। और माउरिस में उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी सब्जेक्ट मैटर, और पैसेज टू इंडिया में कॉलोनियल इंडिया या ब्रिटिश इंडिया एज अ स्लेव नेशन, एज अ स्लेव कंट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने बात किया। अब इसके अलावा और क्या चीज रहा है जहाँ पे हमें थोड़ा सा और मैं बात करूंगा। एक और थियरिस्ट है जिनका नाम है हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स को लेकर के मैं बात करूंगा, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। HENRY, हेनरी जेम्स। ये भी 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं, बॉर्न इन अमेरिका बट गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंग्लैंड। तो हेनरी जेम्स कॉल्ड नॉवेल मिलियन विंडोज, इन्होंने नॉवेल के लिए एक फ्रेज यूज किया है। वह कौन सा फ्रेज है, मिलियन विंडोज। कि नॉवेल में लाखों खिड़कियां हैं और उन सारी खिड़कियों से आप जिंदगी को देख सकते हैं या किसी भी समाज को देख सकते हैं। देर आर द मिलियन विंड। तो हेनरी जेम्स कॉल्ड नॉवेल, या ही यूज द फ्रेज मिलियन विंडोज फॉर द नॉवेल। हेनरी जेम्स कॉल्ड नॉवेल मिलियन विंडोज, यह इनका। हेनरी जेम्स ने दो क्रिटिकल ऐसे लिखा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है द आर्ट ऑफ फिक्शन, इनका एक क्रिटिकल ऐसे है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ फिक्शन। इन्होंने बुक नहीं लिखा लेकिन इन्होंने क्रिटिकल ऐसे लिखा था, आर्ट ऑफ फिक्शन। और इनका दूसरा है द फ्यूचर ऑफ द नॉवेल, द फ्यूचर ऑफ द नॉवेल। दीज थिंग्स यू फाइंड। ये कहानी किसकी थी, ये हेनरी जेम्स की थी। हेनरी जेम्स के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए कि ये रहा है। इन्हीं के भाई, और उसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे शेयर करूंगा, इन्हीं के भाई जिनका नाम है विलियम जेम्स, कंफ्यूज ना होइएगा, इन्हीं के ब्रदर विलियम जेम्स, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, STREAM, स्ट्रीम ऑफ CONSCIOUSNESS। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, फ्रेज यूज किया जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। और विलियम जेम्स साइकोलॉजिस्ट थे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, PSYCHOLOGY, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। दिस इज द नेम ऑफ द बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। और ये कब आई, 1890 में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। और जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है उसका मतलब होता है अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। इट मीन्स दैट हियर आई हैव टू राइट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस, CONSCIOUSNESS, कॉन्शस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस, कॉन्शसनेस बने, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस refers to unbroken flow of ideas, unbroken flow of ideas, and you will come to know कि ये अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज क्या है। जो इंसान का एक साइकी है, उसकी जो सोच है, जो अंदर से एक हलचल है, जो थॉट है, वो जो है उसको उन्होंने बताया कि ये जो है एक तरह से आदमी के दिमाग में तमाम विचार चलते रहते, थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज कम एक साथ चलते हैं।
तो उनको नावल में कैसे रखा जाए, एक इंसान अंदर से क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसको प्रेजेंट नावल में किया जाए, उस टेक्निक को क्या कहा गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, जो साइकोलॉजिकल नावल के रूप में आता है। बाद में इस टेक्निक को दो नॉवलिस्ट ने फॉलो किया है, उनका नाम है जेम्स जॉयस। 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट ने जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ। ने इस टेक्निक को फॉलो किया। कौन सी टेक्निक को फॉलो किया? जो टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस थी, इन्होंने अपने नॉवेल, खास करके जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में फॉलो किया, और वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डालोवे टू द लाइट हाउस में फॉलो किया। और टू द लाइट हाउस आपके यहाँ सिलेबस में उसको पढ़ना है, मुझे लगता है कि टू द लाइट हाउस या मिसेस डालोवे, दो में से कोई एक नॉवेल है। तो उसमें आप देखेंगे इस टेक्निक को। अगर मैं सोचिए कि अगर मैं सीधे टू द लाइट हाउस बात करूं और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक के बारे में बात ना करूं, उसके प्रोपाउंडर को लेकर के ना बात करूं, तो वो चीजें थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा, फ्रेगमेंटेड रहेगा। तो जो एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप देखेंगे तो यू फाइंड दीज थिंग। अब इसके बाद एक और मैं क्रिटिक को लूंगा, थियरिस्ट को लूंगा, जिनका नाम है वेन सी बूथ, WYANE, वेन सी बूथ। इन्होंने जो है नॉवेल में एथिकल पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा जोर दिया। इनकी दो किताबें हैं, कुछ याद रहे या ना रहे, ये दो किताबें, द रेट्रिक ऑफ फिक्शन, RHETORIC, द रेट्रिक ऑफ फिक्शन। एक किताब इनका ये है जो पीजीटी में, यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है, द रेट्रिक ऑफ फिक्शन। और एक दूसरी किताब उनकी है जिसमें एथिक को लेके उन्होंने बात किया है, द कंपनी वी कीप। The Rhetoric of Fiction, The Company We Keep. These are the two noble books of this man, written by whom? By Wayne Sibuth. And you will come to know कि in this book he talks about what is rhetoric, what is the art of narration, narratology, omnipotent narrator, omniscient narrator. All these things you will come to know. Also the ethical point, yeah, what type of subject matter should be taken in the novel, is selection, rejection, all these things we find. तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो बात की है वो इस सब चीजों को लेकर के मैंने बात किया। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, एक क्रिटिक है जिनका नाम है एफ मैन क्रॉफोर्ड, एफ मैन, CRAWFORD, अमेरिकन क्रिटिक है, ये पूछा जा चुका है। एफ मैन क्रॉफोर्ड सेड द नॉवेल इज अ पॉकेट थिएटर, POCKET, पॉकेट थिएटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु सेड, एफ मैन क्रॉफोर्ड सेड द नॉवेल इज अ पॉकेट थिएटर, की नॉवेल एक पॉकेट थिएटर है। ये चीज किसने कहा है? एफ मैन क्रॉफोर्ड, अमेरिकन राइटर है, उन्होंने ये बात कही हुई है। इसके अलावा एक राइटर है जिनका नाम है जॉर्ज मेरिडिथ, GEORG, जॉर्ज मेरिडिथ, MEREDITH, जॉर्ज मेरिडिथ सेड the novel is the actual summary of life, the novel is the actual summary of life, SUMMARY, summary of life। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्रिटिक्स हैं या जिन्होंने अपनी बात को रखा है, अपनी ओपिनियन को रखा है, कि जैसे WH हडसन का कहना है कि एनीवन कैन राइट द नॉवेल इफ ही हैज पेन, इंक एंड 50,000 वर्ड्स। अगर उसके पास 50,000 शब्द है, पेन है, इंक है, तो वो जो है, और समय है, अगर समय है तो ही कैन राइट द नॉवेल। कोई भी आदमी नॉवेल को लिख सकता है या कोई भी आदमी नॉवेल को समझ सकता है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि इन सब चीजों को लेकर के अगर आप बात करते हैं, देखते
लिखते हैं या उन सारी चीजों को, तो यू विल कम टू नो कि बहुत चीजें आसानी से आप लिंक करेंगे, समझ सकते हैं कि उसको कैसे और चीजों को हमें जोड़ना है या किन किन चीजों को हम रखें जिससे एक दूसरे से चीजें हो सकती है। तो कल मैंने आपको यही बताया था कि आज की क्लास में जो मैं डिस्कस करूंगा नावल और ड्रामा के बीच में, कल मैंने फोर व्हील्स ऑफ द नावल को लेकर के वो बात किया हुआ था, ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा कुछ और डिफिनीशन है जो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं वो यहाँ पे लिख दूं, दो तीन के अलावा जो है एक जो वाल्टर स्कॉट जो नॉवेलिस्ट भी है, वाल्टर स्कॉट ने नॉवेल के लिए या वाल्टर स्कॉट डिस्क्राइब्स रोमांस के लिए उन्होंने किंडर्ड टर्म यूज किया हुआ है, लेकिन और भी उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, जस्ट टेलिंग यू कि वाल्टर स्कॉट से WALTER वाल्टर स्कॉट SCOTT स्कॉट सेड। वाल्टर स्कॉट ने क्या कहा है ये चीजें आपको ध्यान में रखना। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा इन द नॉवेल events are accommodated, EVENTS events are accommodated, ACCOMMODATED accommodated to the ordinary train, to the ordinary NARY train of human events, of human events and uncommon incidents, uncommon incidents। So these things you find, एक इसका definition है, it's the definition of whom, it's the definition of this particular मैन दैट इज वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट ने क्या कहा ये समझिएगा कि नावल में, इन द नावल, नावल में क्या चीज है, इवेंट्स है। इवेंट्स को क्या किया जाता है, एकोमोडेट, उसको जगह दी जाती है टू द ऑर्डिनरी ट्रेन, जो हमारी सामान्य जिंदगी है, सामान्य जिंदगी से जुड़ी हुई जो ह्यूमन इवेंट्स है, घटनाएं हैं और जो अनकॉमन इंसिडेंट्स है, उसको नावल में हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जगह देते हैं। तो इन दिस वे यू फाइंड कि ये चीजें रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो और भी वर्ड है, जैसे जुड़ा हुआ एक वर्ड यूज किया जाता है कि फिक्शन क्या है, तो फिक्शन कुछ ऐसा नहीं है। फिक्शन जो है अगर आप देखेंगे, इट्स अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ वर्क वेदर दैट इज इन पोइट्री और प्रोज, बट द कैरेक्टर्स आर फिक्टिटियस। अगर उनके उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वे फिक्टिटियस होते हुए, दे आर नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, वे ग्राउंड ऑफ रियलिटी पर उतनी चीजें नहीं होती है, तो उससे जुड़ी हुई वो चीजें हैं जिसको हम उसमें बात करते हैं। कल हम लोग जो और टाइप्स ऑफ द नॉवेल को लेकर के बात करेंगे और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पर एक एक चीज को लेकर के बात करेंगे, और कुछ और वर्ड्स है उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो दीज आर लेना था या मुझे मैंने आपसे शेयर किया। वी विल मीट टुमारो और कल फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल को लेकर के बात करेंगे। ठीक, ओके। थैंक यू।